बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज मैं कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान इकाई 5 के अंतर्गत अध्याय 15 जैव विविधता और उसका संरक्षण के संबंध में आपको समझाऊंगी। अध्याय 15 जैव विविधता और उसके संरक्षण को हम यहाँ दो भागों में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता क्या है और जैव विविधता का संरक्षण। प्रकृति में लाखों प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उनके आकार, प्रकार, संरचना, इनमें बहुत ज्यादा विविधता या विभिन्नता दिखाई देती है। जैसा कि आप नीचे चित्र में देख रहे हैं, एल्गी या शैवाल, इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के जंतु यहाँ आप देख रहे हैं, पक्षियों को देख रहे हैं, हिरण, गाय, बाघ, शेर और बहुत सारे प्रकार के पौधों को आपने देखा है। क्या ये सभी एक दूसरे से बिल्कुल समान हैं? नहीं, इन सभी में विविधता पाई जाती है। तो हम जैव विविधता किसे कहेंगे? जैव विविधता समस्त जीवों जैसे कि पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की जातियों की विपुलता या रिचनेस है, जो किसी निश्चित आवास में पारस्परिक अंतरक्रियात्मक तंत्र की भांति उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर 2000 चींटियों की जातियां, 3 लाख बीटल या भृंग कीट वर्ग के जंतु एवं 28,000 मत्स्य की जातियां, 20,000 से भी अधिक अधिपादप या आर्किड जो कि दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, इनकी जातियां हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी पर यह विविधता क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया। इसमें से अति महत्वपूर्ण है पहला आनुवांशिक विविधता, दूसरा जातीय विविधता और तीसरा पारिस्थितिकीय विविधता। आनुवांशिक विविधता क्या है? एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत अधिक विविधता दर्शा सकती है। भारत में 50,000 से भी अधिक आनुवांशिक रूप से विभिन्न धान की जातियां हैं और 1,000 से भी अधिक आम की जातियां हैं। दूसरा पॉइंट है जातीय विविधता। यह विभिन्न जाति स्तर पर होती है। उदाहरण, पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से ज्यादा है। तीसरा, पारिस्थितिकी या इकोलॉजिकल विविधता। यह विविधता पारितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, मैनग्रोव, आर्द्र भूमि, ज्वार नदमुख की पारितंत्र की विविधता स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे से ज्यादा है। पृथ्वी और भारत में कितनी जातियां या स्पीशीज हैं? इसका उत्तर आसान नहीं है। IUCN 2004 के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतुओं और पौधों की कुल संख्या 1.5 मिलियन से कुछ अधिक है, लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं है कि अभी और कितनी जातियों की खोज और व्याख्या करना शेष है। यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र पूरे विश्व का 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जातीय विविधता 8.1% है। यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां और 90,000 से भी अधिक
जंतु जातियों को अभिलिखित किया जा चुका है। अब हम यहाँ देखें, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, वैश्विक जैव विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाली अकशेरुकी, कशेरुकी और पादप जाति के वर्गों की आनुपातिक संख्या को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ आप देखिए, ये जो अकशेरुकी जंतु हैं, अकशेरुकी यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जंतु, इनके अंतर्गत कीट, मॉलस्क, क्रस्टेशियन और अन्य प्राणी समूह आते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा कीट वर्ग के जंतु हैं और उसकी तुलना में अन्य जंतुओं की संख्या कम है। इसी तरह अगर हम कशेरुकी में देखें यानी रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं में देखें तो इसमें मत्स्य, उभयचर यानी मेंढक, सरीसृप यानी सरक कर चलने वाले जैसे मगरमच्छ, छिपकली, पक्षी और स्तनधारी वर्ग को रखा गया है। तो कशेरुकी में 50% के करीब मत्स्य वर्ग के जंतु हैं और बाकी 50% में पूरे अन्य जंतु हैं। इसी तरह अगर हम पादप समुदाय को देखें तो पादप समुदाय में कवक और आवृत बीजी पौधे, इनकी संख्या ज्यादा है और इन सब की तुलना में शैवाल, लाइकेन, मॉस और फर्न की संख्या कम है। कवक जिसको हम फंजाई भी कहते हैं, और अभी आप एक नाम बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, ब्लैक फंगस। तो यह एक ऐसा कवक है जो कि डबल रोटी के ऊपर विकसित होता है और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसे यह ब्लैक फंगस उसके शरीर में विकसित होकर रोग उत्पन्न करता है। अब हम आगे देखें कि जातीय विविधता के प्रतिरूप या पैटर्न। पहला, अक्षांशीय प्रवणता के आधार पर। सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जातीय विविधता घटती है। भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया में 1400 पक्षी की जातियां हैं, जबकि न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री उत्तर में है, यहाँ 105 पक्षी की जातियां, और ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री उत्तर में है, यहाँ केवल 56 पक्षी की जातियां हैं। तो जीवों की जातियां कहाँ ज्यादा हैं? भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में। भारत का अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और यहाँ 1200 से भी अधिक पक्षी की जातियां हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, फिर शीतोष्ण क्षेत्रों की जैव विविधता मध्यम और आर्कटिक क्षेत्रों की जैव विविधता सबसे कम है। तो एक बार फिर देखें, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पर है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और मध्यम कहाँ पर है? शीतोष्ण क्षेत्रों की, और सबसे कम जैव विविधता कहाँ है? आर्कटिक क्षेत्रों की जैव विविधता। ऊंचाई संबंधी प्रवणता। उन्नतांश क्या है? समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई। उन्नतांश मीन्स समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई। तो समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई भी पौधों और जंतुओं के वितरण को प्रभावित करती है। उन्नतांश भी भूमि के तापमान और पादप वितरण को प्रभावित करती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, जैव विविधता कम होती जाती है। 1000 मीटर की बढ़ोतरी के साथ ही तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब हम अगला पॉइंट देखें, जाति विविधता का पारितंत्र में महत्व। आखिर ये जाति की विविधता को बनाए रखना क्यों आवश्यक है? तो पहला पॉइंट है यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्रों का स्थायित्व। समृद्ध जैव विविधता केवल अच्छे पारितंत्र भर के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि इस ग्रह पर मानव के जीवन को जीवित बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक जीव किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे आप देखते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, और उस भोजन पर सभी जीव निर्भर हैं। साथ ही पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। तो इस ग्रह पर
मानव को जीवित बनाए रखने के लिए भी जीवों की विविधता आवश्यक है। सेकंड पॉइंट है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति। जैव विविधता मनुष्य के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी पदार्थ प्रदान करती है, क्योंकि हम जीव जंतु और पेड़ पौधों से बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। भोजन, ईंधन, रेशा, औषधि, आवास सभी के लिए हम जैव विविधता या जीवों से प्राप्त वस्तुओं पर ही निर्भर हैं। तीसरा, पोषक पदार्थों का चक्रण एवं पुनः चक्रण। तो इस प्रकृति में जितने भी पदार्थ लिए जाते हैं उन्हें फिर उसी रूप में छोड़ना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि वायुमंडल से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, या कोई भी जीव ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो भी पदार्थ प्रकृति से लेता है उसे फिर से प्रकृति में वापस करना आवश्यक है। तो नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली उच्च जैव विविधता पोषक पदार्थों के चक्रण और पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव विविधता की क्षति। हमारे ग्रह पर जैव संपदा का भंडार में तेजी से कमी आ रही है और इसकी हानि के लिए मानव के क्रियाकलाप प्रमुख कारण हैं। मानव द्वारा प्रशांत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियां स्थापित कर ली गई हैं और वहां के मूल पक्षियों की लगभग 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई हैं। अगर इसी तरह जातियां विलुप्त होती रहीं तो यह बहुत हानिप्रद है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर एक वायुयान की तुलना हम पारितंत्र से करें और जिसमें हजारों रिवेट माने उसको जोड़ने वाले कीलक हैं, जिसकी तुलना अगर हम जातियों से करें तो वायुयान बहुत विशाल है, उसमें अनेक कीलक लगे हुए हैं जिससे वो जुड़ा है। अगर प्रारंभ में कुछ कीलक या रिवेट हट भी गए तो वायुयान पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हर यात्री अपने साथ एक एक रिवेट को ले जाने लगे तो जहाज खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सा रिवेट या कीलक हटाया गया है। मान लीजिए जहाज के पंख के रिवेट को हटा दिया जाए तो जहाज की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत नुकसान होगा और जहाज के अंदर की सीट और खिड़कियों को हटाने से भी ज्यादा नुकसानदायक है पंख के रिवेट को हटाना। तो हमें तो नहीं मालूम है कि कौन सी जाति कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक जाति का संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। IUCN की लाल सूची के साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां, जिनमें से 338 कशेरुकी की जातियां, 315 अकशेरुकी या नॉन कार्डेट की जातियां और 87 पादप जातियां विलुप्त हो गई हैं। नई विलुप्त जातियों में मॉरिशस की डोडो, ये आप देख रहे हैं मॉरिशस का डोडो पक्षी, अफ्रीका की क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाईलेसिन, ये ऑस्ट्रेलिया की थाईलेसिन है, ये भी विलुप्त हो गई है। रूस की स्टेलर समुद्री गाय, ये आप रूस की स्टेलर समुद्री गाय है। बाली, जावा और कैस्पेरियन के बाघ की 3 उपजातियां, ये सब विलुप्त हो गई हैं और पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। पारिस्थितिकविदों की चेतावनी है, यदि यही दर जारी रही तो 100 वर्षों में पृथ्वी की आधी जातियां विलुप्त हो जाएंगी। अब इस जैव विविधता की क्षति के क्या कारण हैं? पहला कारण है आवासीय क्षति तथा विखंडन, अर्थात एक समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे। अब ये वन की मात्रा कितनी रह गई है? केवल 6% क्षेत्र में रह गई है। यह इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि जब तक आप इस अध्याय को पढ़ेंगे
हजारों हेक्टेयर वर्षा वन समाप्त हो चुके होंगे। विशाल अमेजन वर्षा वन, जिन्हें विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा? क्योंकि पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो अमेजन वर्षा वन इतने विशाल हैं कि इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इसमें संभवतः करोड़ों जातियां निवास करती हैं और इस वन को सोयाबीन की खेती और जानवर के चरागाहों के लिए काटकर लगातार साफ कर दिया जा रहा है और इस तरह से जीवों के आवासीय क्षेत्र की क्षति हो रही है और वे विलुप्त हो रहे हैं। इसी तरह से अति दोहन, मानव हमेशा भोजन और आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन अब आवश्यकता लालच में बदल गई है और मनुष्य ने प्राकृतिक संपदा का अति दोहन प्रारंभ कर दिया है। इसके कारण 500 वर्षों में बहुत अधिक जातियां, जैसा कि अभी मैंने चित्र में बताया था आपको, स्टीलर, समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर जैसे जीव विलुप्त हो गए हैं और लगातार जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। विदेशी जातियों का आक्रमण, यह भी जीवों की विलुप्ति का एक बहुत बड़ा कारण है। जब कोई बाहरी जातियां अनजाने में या फिर जानबूझकर किसी उद्देश्य के लिए किसी क्षेत्र में लाकर लगाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी या कभी-कभी उनकी विलुप्ति का कारण भी बन जाती हैं। जैसे कि मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश, गैलरी असगरी पाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब ये मछलियां हमारी नदियों की मूल असल जो कैटफिश हैं उनके लिए खतरा पैदा कर रही हैं। फिर है सह विलुप्तता, जब एक जाति विलुप्त होती है तो उस पर आधारित दूसरी जंतु और पादप जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमें जैव विविधता को क्यों संरक्षित करना चाहिए या जैव विविधता के संरक्षण के क्या उद्देश्य हैं। पहला, आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं और जीवन रक्षा तंत्र, जलवायु और मृदा का संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का संरक्षण जरूरी है। दूसरा, विश्व के जीवों के आनुवांशिक पदार्थों के परिरक्षण या जातियों की विविधता को संरक्षित करना आवश्यक है। तीसरा, जातियों के सतत उपयोग वास्तव में पर्यावरण जो ग्रामीण समुदायों और नगरीय उद्योगों को सहारा देता है के प्रति सीमित होना। अब तक जीवित संसाधनों का संरक्षण केवल पौधों और जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यावरण के अजैविक कारकों को भी सहारा प्रदान करने के लिए है। मानव को प्रकृति से अनगिनत आर्थिक लाभ हैं। खाद्य पदार्थ, ईंधन, रेशा, इमारती लकड़ी या सामान, औद्योगिक उत्पाद, रेजिन, इत्र, रंजक, औषधीय उत्पाद, ये सब हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। तीव्र गति से नष्ट हो रहा अमेजन वन पृथ्वी के वायुमंडल को 20% तक ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रदान करता है। अब आप खुद सोचिए, क्या प्रकृति द्वारा प्रदान की गई सेवा का हम आर्थिक मूल्य आंक सकते हैं? वर्तमान समय में आपने देखा होगा, कोरोना संक्रमण काल के समय ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इस समय आपने ऑक्सीजन सिलेंडर के महत्व को जरूर समझा होगा। इसी तरह परागण की क्रिया, जिसके बिना पौधे, फल
और बीज नहीं दे सकते। सोचिए, अगर परागण करने वाले जीव विलुप्त हो जाएं तो क्या होगा? कौन से जीव करते हैं परागण? मधुमक्खियां, गुंज मक्षिका या भौरे, पक्षी और चमगादड़। अगर ये विलुप्त हो जाएंगे तो परागण की क्रिया रुक जाएगी, और अगर पौधे समाप्त होंगे तो मनुष्य का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। अतः हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम जैविक धरोहर की रक्षा करें और उसे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हालत में रखें। अब हम देखते हैं जैविक विविधता को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पर जैविक विविधता के संरक्षण की दो प्रमुख विधियां अपनाई जाती हैं। पहला, वन्य जीवन का स्वस्थानीय संरक्षण। इसे हम इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं। क्या है यह इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ? इसके अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण जीवों के मूल आवास में ही किया जाता है, अर्थात जो जीव जहाँ पर रहता है उसी आवास में उसका संरक्षण होता है। हमारे देश में जैव विविधता के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने सन 1952 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की है, जो वन्य जीवन एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्न उपाय अपना रहा है। राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों या प्राणी उद्यानों की सहायता से जीवों का संरक्षण कर रहा है। एक्स सीटू संरक्षण की विधि। इस संरक्षण में संकटोपन्न पौधों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थान पर उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता है। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जीवों और पेड़ पौधों का संरक्षण उनके मूल आवास से दूर ले जाकर किया जाता है। इसके अंतर्गत पौधों का संरक्षण वानस्पतिक उद्यान में, वानिकी अनुसंधान संस्थानों में, कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा या फिर बीज बैंक, जीन बैंक या इन विट्रो स्टोरेज विधि के द्वारा संरक्षित किया जाता है। जैव विविधता के लिए कोई राजनीतिक परिसीमा नहीं है, इसलिए इनका संरक्षण सभी राष्ट्रों का सामुदायिक उत्तरदायित्व है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में जैव विविधता पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ और उसमें सभी राष्ट्रों से आह्वान किया गया था कि वे जैव विविधता के संरक्षण पर उचित ध्यान दें। तो इस तरह से आपने जाना कि जैव विविधता क्या है और उसका संरक्षण क्यों जरूरी है। अब इस अध्याय से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।